Hello everyone. I welcome you all on Unacademy. Let's crack 10th CBSE. हम करेंगे 10th CBSE को क्रैक करेंगे विद फ्लाइंग कलर्स. My name is कविता चौधरी. This is my profile link of Unacademy. अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो आप इस लिंक के थ्रू मेरे बारे में जान सकते हो. मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MA HRD में किया था. क्लियर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम IIBF. मैं लास्ट 1 ईयर से पढ़ा रही हूँ. अब जैसे कि हमें पता है अनअकैडमी इज इंडियाज नंबर 1 लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो अगर आप भी यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो बस आपको एक चीज करनी है, वो है यहाँ का सब्सक्रिप्शन लेना है. अगर आप यहाँ का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो जो हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर्स हैं वो आपको अपनी बेस्ट नॉलेज देंगे. अब चलो हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सब्सक्रिप्शन के बदले हमें क्या मिलेगा. आपको मिलेगा डेली का लाइव क्लासेस. डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेगी जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, टीचर से इंटरैक्ट कर सकते हो. जो भी क्वेरीज है आपको आप इजीली आपने एक सेकेंड यस इजीली आपको सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है कि मैम मुझे ये चीज समझ में नहीं आई. आपको उसी टाइम या एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका आंसर दिया जाएगा. और जो कोर्स है आपका, जो सिलेबस है, जो चीजें हैं वो एकदम स्ट्रक्चर्ड होगी. जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ के इन सभी चीजों के ऊपर काम करते हैं. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. आपके यहाँ लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस होंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो चैप्टर्स हमने किए हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स या जो भी चैप्टर हमने किए हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी ग्रोथ है, उसका रेशियो कैसे है, वो किस मात्रा से बढ़ रही है. और अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया और किसी भी रीजन की वजह से अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए तो आप वहां पे अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो वीडियोस का. मतलब जैसे आपकी लाइव क्लास खत्म होगी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. तो आप ये किसी भी गैजेट से खोल सकते हो और आप उन चीजों के बारे में, मतलब जो भी चीजें डिस्कस की है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो. अब लाइव क्लासेस. बेटा मेरी भी रोज लाइव क्लास होती है अनअकैडमी के ऐप पे फ्रॉम 4 to 5, जहां पे मैं आपको MCQs करवाती हूँ. डिस्कशन होता है टॉपिक्स का कि हाँ भाई अगर जो चीजें किसी बच्चों को समझ में नहीं आए चैट के थ्रू आप मैसेज कर सकते हो और ऑन द स्पॉट आपको उस चीज का आंसर दिया जाता है. याद रखिएगा डेली 4 to 5 मेरी लाइव क्लासेस होती है अनअकैडमी के ऐप पे. आप 4 o'clock को लॉग इन करिए और आप देख सकते हो मैडम वहां पे ऑनलाइन होगी. MCQs या वन लाइनर्स का डिस्कशन वहां पे चल रहा होगा. आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हो और अपने आंसर्स या जो भी डाउट आपको है वो आप वहां पे पूछ सकते हो. ये हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स है जो अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं. अब जो आपका सिलेबस है 10 CBSE का वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव करके बनाया गया है ताकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है आगे को देख के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है. और हाँ बच्चा, अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे. मैथ्स हो गया, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश. आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है. मतलब एक में आपको सब कुछ मिलेगा. ओके अब आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है. सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और अनअकैडमी ऐप जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे यहाँ पे कैटेगरी आएगी. कैटेगरी से आपको 10 CBSE सिलेक्ट करना है और वहां से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है. ओके आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो. ये हमारी टेलीग्राम की लिंक है जो आप अपने URL में लिखो और नीचे ऑप्शन आएगा ज्वाइन. और आप जैसे ही ज्वाइन करोगे तो जो भी लेटेस्ट चीजें होती है अनअकैडमी के रिलेटेड, जो भी नोट्स होंगे, वीडियोस होंगे, वो आपको वहां के थ्रू भी मिल जाएंगे. अब सब्सक्रिप्शन अमाउंट, जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है. दैट इज 12,500 पर मंथ होगा 1042. और इसमें भी अगर आप मेरा कोड कविता यूज करेंगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. तो आपकी पर मंथ हो गई 938. अब जो आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम जो क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे वो आपके बोर्ड्स में
पूछे हुए क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सभी क्वेश्चंस बोर्ड में आपको पूछे गए हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए कितने ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, जो वीडियो मैंने कल पोस्ट की थी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे जो बोर्ड में पूछे हुए थे, वहां पे मैं यह लिखना भूल गई, बट आज मैंने एक पर्टिकुलर अलग स्लाइड में मेंशन किया है ताकि जब आप वीडियो देखो तो आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं जो इस साल में पूछे गए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके मुझे ढूंढ सकते हो और मेरी सारी वीडियोस जो अब तक की डाउनलोड हुई है वो आपको वहां मिल जाएगी। बेटा पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्वेश्चन जो कल था, व्हाट आर द प्राइमरी, आपको मैंने पूछा था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैंने कल वहां पे डिस्कस किया था। तो ये आपको ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, इसके साथ साथ एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स, सभी थ्री सेक्टर्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको वहां पे पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको कब कब पूछा गया था, ये पूछा गया था 2008, 14, 15 एंड 16। तो आप देखिए बेटा ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए अगर आप ये क्वेश्चन करोगे, मोस्टली मैंने देखा है 5 मार्क का क्वेश्चन आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में से आता है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द टर्शियरी सेक्टर। हमने जैसे कि ऊपर देखा टर्शियरी सेक्टर भी हमने समझा था, तो आपको एक्सप्लेन करना है टर्शियरी सेक्टर के बारे में। एंड व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट इन इंडिया, ये हमने कल देखा था कि टर्शियरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है और कैसे उसकी क्या ग्रोथ हो रही है। तो ये भी देखिए ईयर 2008, 11 एंड 12 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, मैं यहाँ पे ईयर आपको बताती हूँ एंड ऑफ दिस लेक्चर तक। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम कैसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। एक सेकेंड, ओके इसमें आपको पूछा है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी का उल्टा, मतलब कैसे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और लोन टू पीपल टू कंस्ट्रक्ट वेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉर इरिगेशन। अब क्या होता है, जो गांव में लोग रहते हैं, रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो क्या कर सके, इतने पैसे इन्वेस्ट कर सके इरिगेशन फैसिलिटीज में। मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें जो हम, पानी की सुविधा हो गई जो हम किस में, एग्रीकल्चर में हमें यूज में आनी है। ओके तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से या अपने पार्ट से जितना हो सकती है वो मनी स्पेंड कर सकती है लोन्स पे, मतलब वो बैंक्स को पैसे दे सकती है ताकि क्या करे, लोग बैंक से या गवर्नमेंट से लोन ले इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, या बोलो ताकि वो वेल्स को, मतलब जो कुआं है उसे बना सके और उसका पानी यूज करके वो अपने एग्रीकल्चर की जो, एक सेकेंड, एग्रीकल्चर जो है उसे इंक्रीज कर सके। ओके द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और लोन्स टू पीपल, सम मनी वो स्पेंड कर सकते हैं कि हाँ भाई नियर बाय उन्होंने कुछ वेल्स वगैरह या डैम्स वगैरह ऐसे बनाए ताकि वहां के जो लोकल लोग हैं वो उसे यूज कर सके। और क्या कंस्ट्रक्ट कर सके, वेल कंस्ट्रक्ट करे, या आप देखो लोन्स भी दे सकते हैं लोगों को ताकि वो चीप रेट पे लोन ले ले और अपनी इरिगेशन की जो, मतलब जो चीजें उसके लिए जरूरी है वो उस पे काम कर सके। इससे क्या होगा, इससे आपका एग्रीकल्चर जो है वो इंक्रीज होगा और जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ेगी। ओके इफ न्यू डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी एम्प्लॉयड, अगर डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे गांव की साइड में या कहीं पे भी तो ज्यादातर लोगों को क्या मिल जाएगी, ज्यादातर लोगों को मिल जाएगी एम्प्लॉयमेंट। कैसे, क्योंकि अगर वो डैम्स बनाएंगे तो उनको लोगों की जरूरत भी होगी। ये क्वेश्चन जो है ये आपका पूछा गया है 2011 और 12 में। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर अभी इतनी बार नहीं पूछा गया है, मतलब अभी चांसेस है पूछे
जाने के। ओके, तो ये पूछा गया है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ 2011 11 एंड 12 2011 12 दोनों में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं हम हमारे पॉइंट पे। इफ न्यू डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी एम्प्लॉयड, अगर नए डैम्स बनाए जाते हैं, ओके अगर न्यू डैम्स बनाए जाते हैं मतलब लोग चाहिए होगा, अभी आप और मैं सिर्फ अकेले तो डैम नहीं बना सकते हैं, नंबर ऑफ लोग चाहिए होंगे डैम को बनाने के लिए, तो वो क्या करेंगे, अगर लोग चाहिए होंगे तो लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, और इसमें यूजुअली वो क्या करते हैं, वो नियर बाई लोगों को एम्प्लॉय करते हैं ताकि लोगों को इतना ज्यादा ट्रैवल करके इतनी दूर दूर से नहीं आना पड़े। ओके, तो वो अगर वो डैम्स बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत मात्रा में जो लोग हैं वो एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बार बार ये रिवाइज करवाऊंगी तो आपको पूरी सीरीज में याद रख पाओ। गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, कुछ मनी स्पेंड करेगी लोन्स पे या कंस्ट्रक्ट करेगी वेल, ताकि वहां के जो लोग हैं वो इरिगेशन को ज्यादा से ज्यादा, मतलब इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। इसके साथ साथ वो लैंड डैम्स बनाएंगी, अगर वो डैम्स को कंस्ट्रक्ट करेगी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों की जरूरत होगी, अगर ज्यादा मात्रा में लोगों की जरूरत होगी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट लेना पड़ेगा, या मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और मोस्टली ये मैंने जैसे कि बोला ये नियर बाई एरिया में ही लोग लेना पसंद करते हैं, जहां पे डैम बन रहे, सपोज आजू बाजू में कोई गाँव है तो वहां पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे लोग जो हैं वो नियर बाई लोगों को बुलाएंगे ताकि उनका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो नहीं हो पाए और वहां की जो लोकल एरिया है वो भी डेवलप कर पाए और वहां पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिले। ओके, the quality of the land can be improved so that people can employed in transport, अगर लैंड की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, ठीक है, अगर इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई, मतलब पहले यहाँ पे जो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये आपका लैंड है, यहाँ पे आपने कल्टीवेशन किया, और अगर आपने यहाँ पे कल्टीवेशन किया किस वजह से, जब गवर्नमेंट ने क्या की, इरिगेशन की कुछ आपको ऐसी फैसिलिटीज दी तो आपने क्या किया, क्रॉप्स को उगाया, और अगर इरिगेशन फैसिलिटीज एक्स्ट्रा आपको मिली तो क्या होंगे, क्रॉप्स जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। ओके, अगर क्रॉप्स एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा मतलब ज्यादा लोग चाहिए होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ज्यादा लोग चाहिए होंगे मतलब एम्प्लॉयमेंट अल्टीमेटली वो आपकी बढ़ गई। क्यों? बिकॉज पहले सिर्फ आपको जब प्रोडक्शन होता था तो सिर्फ आपको एक ही ट्रक की जरूरत होती थी। ओके, सिर्फ एक ही ट्रक की, ये हम स्माइलिंग कर देते हैं ट्रक को, तो आपको एक ही ट्रक की जरूरत होती थी, बट अब एज सच प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है तो आपको कितने ट्रक की, 2 ट्रक की भी जरूरत पड़ सकती है, 4 ट्रक की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा लोग फिर क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये देखिए पहले एक ट्रक की जरूरत थी, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्राइवर था आपके पास, पर अब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो अब आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ सकती है, अभी आपको जरूरत पड़ सकती है 2 लोगों की, और ज्यादा हुआ 3। तो अगर ऐसी फैसिलिटीज, क्वालिटी, अगर लैंड इंप्रूव हो जाए या ऐसी सारी फैसिलिटीज मिल जाए लोगों को, तो जो एग्रीकल्चर से मार्केट तक का ले जाने का भी जो काम है वो भी आप उसे भी इंक्रीज कर सकते हो। और इंक्रीज कैसे होगा, प्रोडक्शन से, और प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली कौन चाहिए होंगे, हमें ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स चाहिए होंगे, और व्हीकल्स भूत तो चलाएंगे नहीं, व्हीकल्स कौन चलाएंगे, हम चलाएंगे, तो मतलब ह्यूमन बींग की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है वो बढ़ गया। अब नेक्स्ट क्या है, बैंक्स शुड बी डेवलप्ड सो दैट फार्मर्स कैन टेक द क्रेडिट फ्रॉम इट। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बैंक्स को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना चाहिए, कहीं भी जहां पे बैंक्स कम है या जहां पे एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज हो रही है, अगर वहां पे
बैंक्स को अगर मतलब बैंक्स को डेवलप किया जाता है तो उससे क्या, क्रेडिट मतलब उधार की फैसिलिटीज, जैसे कि हमें पता है जो फार्मर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा रिच नहीं होते हैं और इतने पैसे उनके पास नहीं होते हैं कि वो क्या कर सकें, वो अपने फार्म में या अपने एग्रीकल्चर में उसे इन्वेस्ट कर सके। तो अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक्स प्रोवाइड करेगी तो उनको सस्ते में लोन मिल जाएगा। सस्ते में लोन मिल जाएगा मतलब वो भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को ले सकते हैं और वो काम अपने प्रोडक्शन में वो मतलब वो सारी चीजें मटेरियल्स जो भी है वो अपने लैंड पे या फिर बोलो एग्रीकल्चर में वो यूज कर सकते हैं, जिससे उन्हें फायदा होगा। चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द फार्मर्स, या ऐसी स्कीम्स निकालनी चाहिए कि जो लोग एग्रीकल्चर के लिए लोन ले रहे हैं बैंक से उन्हें हम चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट में देंगे, ताकि चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा जिससे क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज अभी उनके पास पैसे है, एक लमसम अमाउंट है उनके पास, जो एक सेकेंड, जो उन्होंने बैंक से ली है, तो अब वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट को ये चीज का भी ध्यान देना चाहिए कि बैंक्स डेवलप कर दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स जो है वो लोन ले सके और अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरिया, सेमी रूरल एरिया में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसी लोकेट करनी चाहिए, इंडस्ट्रीज करनी चाहिए, या जो कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती है जहाँ पे लोगों को ऐसा प्रमोट करना चाहिए या मोटिवेट करना चाहिए कि अगर सपोज मुझे हैंडीक्राफ्ट का कुछ काम आता है तो गवर्नमेंट को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि आप क्या करिए, आप घर से काम करिए, आप अपने प्रोडक्ट्स हमें सेल करिए, हम मार्केट में देंगे। तो जो घर घर पे अभी हाउसवाइफ्स है या जो भी लोग हैं जो घर पे अभी फ्री बैठे हैं, वो अल्टरनेटिव ऑप्शन लेके, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री वाला यूज करके वो क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, इनकम भी बढ़ी और लोगों के पास काम आया। अगर लोगों के पास काम आया मतलब उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, सॉरी मतलब वो क्या हो गए, वो अब एम्प्लॉयड हो गए हैं। लोकल इंडस्ट्री मतलब जो लोकेट इंडस्ट्री, लोकेट नहीं आएगा, ये लोकल आएगा। ओके, लोकल इंडस्ट्रीज को भी क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि सपोज यहाँ पे हनी है, या फिर आप कोई भी एग्जांपल ले लो जो नियर बाई एयर में, तो आपको ऐसी छोटी सी कोई इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी कर देनी चाहिए जहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो उस हनी के ऊपर काम कर सके। बहुत सारी चीजें हैं जो हनी से बनती है, तो अगर ऐसी इंडस्ट्रीज गांव के सेमी रूरल एरिया में अगर डेवलप कर की जाएगी तो वहां के जो लोग हैं वो क्या नहीं करेंगे, अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे तो माइग्रेशन की भी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, है ना। तो अगर माइग्रेशन की भी प्रॉब्लम कम जगह सॉरी अगर माइग्रेशन की भी प्रॉब्लम कम हो जाएगी तो अब लोग जहां पे रहते हैं वहीं पे वो काम करेंगे। ओके, तो ऐसी स्मॉल स्केल और इंडस्ट्रीज या लोकल इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना चाहिए, वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी एम्प्लॉयड। जैसे कि अगरबत्ती बनाना हुआ, बीड़ी मेकिंग हुआ, ये सारी जो इंडस्ट्रीज है ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जो आप कहीं पे भी खड़ी कर सकते हो और उसमें आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। सबसे पहले हमने क्या देखा, बैंक्स को देखा, सॉरी गवर्नमेंट को देखा। क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को मनी स्पेंड करना चाहिए, लोन देना चाहिए इरिगेशन के लिए। सेकंड, डैम, हम डैम याद रखेंगे, डैम का क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा। थर्ड, हम याद रखेंगे कि क्वालिटी ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लैंड अच्छा होगा, वहां की रोड्स वगैरह अच्छी होगी तो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जो भी ड्राइवर्स है उनका। अब थर्ड देखा कि बैंक्स को क्या करना चाहिए, चीप लोन प्रोवाइड करना चाहिए। फोर्थ हमने देखा कि लोकल इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयड हो जाएंगे। ओपनिंग कोल्ड स्टोरेज सो दैट द फार्मर्स कैन स्टोर देयर प्रोडक्ट्स एंड कैन सेल व्हेन द प्राइस इज गुड। अब अगर स्टोरेज का सिस्टम है, जैसे कि ऑनियंस है, पोटैटोज है, ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो अगर गवर्नमेंट इनको कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी देती है तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो भी इनका प्रोडक्शन हुआ है ये कुछ पार्ट, आप ये नहीं बोल सकते अगर मार्केट में जितनी जरूरत है उतना वो भेजेंगे, बट वो कुछ पार्ट क्या कर सकते हैं, इन स्टोरेज में
स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने से क्या होगा कि जब प्राइस थोड़ी सी अच्छी होगी तो वो उसे बेच पाएंगे, और अगर बेच पाएंगे मतलब इससे क्या उनका डबल मुनाफा हो गया। अब सपोज यहाँ पे एक विलेज है, ये बी विलेज है, ए एंड बी, यहाँ पे सॉरी बी यहाँ कर देती हूँ, यहाँ पे जो है वो गोडाउन की फैसिलिटीज अवेलेबल है। ओके, गोडाउन की फैसिलिटीज अवेलेबल है और यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होएगा वो फार्मर क्या सोचेगा कि मैं जल्दी से जल्दी उसे सेल आउट कर दूं तो क्या हो जाए, मुझे कुछ पैसे मिल जाए, नहीं तो क्या होगा मेरा जो प्रोडक्शन है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने 500 केजी के जो ऑनियंस थे वो उसने सेल आउट कर दिए। तो अब सेल आउट उसको जल्दी करना है तो लोग क्या करेंगे, उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे, 10 रुपए किलो के हिसाब से भी ले लेंगे, 20 रुपए किलो के हिसाब से भी ले लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है फार्मर को तो उन्हें देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज उनके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। तो अभी मार्केट में रेट बहुत 20 चल रहा है सपोज, पर फिर भी फार्मर को क्या करना पड़ेगा, 10 रुपीज केजी में बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो ये चाहेगा कि मेरा पूरा नुकसान होने से अच्छा मेरा थोड़ा सा नुकसान हो जाए। तो वो उसे सेल आउट कर लेगा जो मार्केट प्राइस है उससे कम में भी, ताकि उसका जो है वो नुकसान ना हो। अब यहाँ पे सेम दूसरा गांव है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन पूरी है, ठीक है, अच्छी खासी प्रोडक्शन है। तो फार्मर क्या करेगा, एक पार्ट है 20 रुपीज के हिसाब से जो मार्केट में रेट है उसे सेल आउट कर देगा और थोड़ा वो क्या करेगा अपने गोडाउन में स्टोर कर देगा। गोडाउन में क्या करेगा, वो स्टोर कर देगा। अगर उसने स्टोर कर दिया तो मतलब अब जब अमाउंट अगर 30 हो जाएगी या 40 हो जाएगी तो ये जो थोड़ा सा पार्ट उसका है वो मार्केट में सेल आउट करके थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकता है। इसीलिए गोडाउन फैसिलिटीज को भी ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऐसी कोई फैसिलिटीज ही नहीं है हमारे पास कि हम उसे स्टोर करें। अगर मिल्क है, मिल्क भी छोड़ो, अगर कोई भी सब्जी है, अगर हमारे पास फ्रिज नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारी वो सब्जी खराब हो जाएगी। तो हम उसे ज्यादा दिन चलाने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही कोल्ड स्टोरेज का है कि अगर आप कोल्ड स्टोरेज जैसी फैसिलिटीज फार्मर्स के लिए डेवलप कर दोगे तो वो क्या करेंगे, वो उन्हें वहां पे अपनी जो भी प्रोडक्ट्स उन्होंने बिल्ड प्रोडक्शन किया है वो सारे प्रोडक्ट्स को वहां पे वो स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने के साथ साथ जब भी मार्केट में अच्छा रेट आए वो उसे तब बेच सकता है, तब उसे जाके थोड़ा फायदा मिलेगा। नहीं तो आपको पता है इंडिया के जो फार्मर्स है वो बहुत ज्यादा सुसाइड केसेस करते हैं। क्यों सुसाइड केसेस होते हैं? क्यों? बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एग्रीकल्चर का काम आगे ले जा सके। तो ये वो सारी चीजें, अगर कोल्ड स्टोरेज का चालू किया, ठीक है, तब आप सोचोगे मैडम इससे एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ी? इससे एम्प्लॉयमेंट ऐसे बढ़ी कि यहाँ पे भी लोगों की जरूरत होगी, ठीक है, जो उन सब चीजों का ध्यान रख सके, तो एम्प्लॉयमेंट ऐसे बढ़ी। अब नेक्स्ट क्या है, इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरियाज हनी कलेक्शन सेंटर्स कैन बी स्टार्टेड एंड सेल हनी। अब विलेजेस में, गांव के नियर बाई तो फॉरेस्ट होते ही हैं। एक सेकेंड में, ओके। अब जैसे कि विलेज में नियर बाई एरिया में फॉरेस्ट तो होते ही हैं, तो फॉरेस्ट अगर होते हैं तो वहां पे हनी कलेक्शन के सेंटर्स क्या करने चाहिए, बना देने चाहिए। ऐसी छोटी इंडस्ट्रीज को क्या कर देना चाहिए, डेवलप कर देना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी हो, मतलब अगर चीजें हो, हनी है तो अगर उनके पास ऐसी फैसिलिटीज है तो वो हनी से एक्सट्रैक्ट कर सकती है, हनी वगैरह, और बहुत सारी और मल्टीपल यूज कर सकते हैं हनी का, मल्टीपल यूज भी कर सकते हैं, और वो इनफैक्ट हनी को भी, प्योर हनी को भी सेल कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि विलेजेस में भी क्या, नियर बाय जो फॉरेस्ट के नियर में जो विलेजेस होते हैं वहां पे हनी कलेक्शन की अगर चीजें होती है तो ऐसे सेंटर्स बना देने चाहिए, जिससे आप क्या कर सको, एक सेकेंड, जिससे आप उस हनी पे काम कर सको और कोई ना कोई प्रोडक्ट बना सको। अगर नहीं बना सकते तो एटलीस्ट यू कैन सेल हनी। तो ऐसे हनी सेंटर्स को डेवलप करना चाहिए। ओके,
स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री शुड बी एंकरेज, जैसे कि हमने देखा स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को एंकरेज करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग पर्सन जो है वो लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव में एग्रीकल्चर के अलावा तो और कोई एक्स्ट्रा काम उन्हें आता ही नहीं है। तो अगर अगर सपोज किसी को कोई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, किसी को बीड़ी बनाना, अगरबत्ती बनाना, या हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, वीविंग हो गया, ये सारी अगर कॉटन से अगर कुछ काम आता हो, तो अगर वो करेंगे तो बहुत ज्यादा लोग एक विलेज में क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयड हो जाएंगे, और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स जैसे कि हमने देखी वो सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी एंकरेज करना चाहिए कि हाँ भाई मार्केट में आप चीजें बनाओ, आप हैंडमेड जो ज्वेलरीज आती है उसे बनाओ, हम उसे मार्केट में लेके जाएंगे। अगर लोगों के पास ऐसी अगर ऐसी चीजें उन्हें आती है और अगर वो बनाते हैं, तो ऑब्वियसली मनी के साथ साथ उन्हें तो मनी मिलेगा ही, और इंडिया की जो डेवलपमेंट है इन द केस इन एम्प्लॉयमेंट, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट, इंडस्ट्री शुड बी developed to process the vegetables that can be sold in the market. Sorry, that can be sold. Industry should be developed so that the vegetables that can be sold in the market. अब क्या होगी कि अभी सपोज यहाँ पे ऑनियन ले लेती हूँ, पोटैटो ले लेती हूँ, और और कोई भी वेजिटेबल्स ले लीजिए, जिसमें क्या होगा, अगर आप अपने कंट्री के मतलब अगर आप अपने विलेज के नियर बाई अगर कुछ इंडस्ट्रीज को बिल्डअप करते हो और वहां पे जो वेजिटेबल्स उगती है उस वजह की पोटैटो की हो गई तो आप चिप्स बना सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी वेजिटेबल्स से आप बना सकते हो, फ्रूट्स हो गए, जैसे कि वेजिटेबल से पिकल बनता है। तो ऐसी अगर आप इंडस्ट्रीज को नियर बाई जगह पे अगर सेट करोगे तो वो वेजिटेबल से उनका अल्टरनेटिव यूज आप कर सकते हो। ओके, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए जो वेजिटेबल्स को क्या कर सके, ज्यादा यूज कर सके, और फिर वो उन्हें मार्केट में सेल आउट कर देना चाहिए। तो इससे भी क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई। इंडस्ट्री खड़ी करेंगे मतलब वहां पे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग चाहिए होंगे, तो अब ये लोग एम्प्लॉयड हो गए। अब मार्केट में ले जाने के लिए ट्रक्स चाहिए होंगे, तो अब ट्रक्स वाले एम्प्लॉयड हो गए। ऐसे इसीलिए ऐसे आपको ये जो प्रोडक्शन है वो मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है, सॉरी बार बार मैं प्रोडक्शन यूज कर रही हूँ, बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज करनी चाहिए। सुनील लाइट कर दो ना, लाइट। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग भी देने चाहिए। सपोज अगर मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वैसी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी लोगों को देनी चाहिए। अगर वो लोगों को ऐसी ट्रेनिंग देंगे तो इससे क्या होगा, वो अगर सपोज कल को जाके जॉब नहीं मिलता है तो एटलीस्ट अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है, इसमें क्या आएगा, सिलाई मशीन आ गए, सीविंग वाला जो काम होता है, हैंडीक्राफ्ट का जो काम होता है, तो ऐसी ट्रेनिंग अगर आप लोगों को दोगे तो भी ये सेम एज आपका हो गया कॉटेज इंडस्ट्री जैसा ही वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। बट इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कुछ मेहंदी लगाना हो गया, फिर क्राफ्ट हो गया, सीनरी बनाना हो गया, ऐसे जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो चीजें उनकी क्या करें, डेवलप करें। अगर डेवलप करोगे तो इससे क्या होगा, अगर सपोज आज मुझे एक ड्रेस सीलना आता है, ठीक है, ऐसे मुझे एक ड्रेस सीलना आता है, ठीक है, तो अगर मुझे ड्रेस सिलना आता है तो धीरे धीरे मैंने सेलिंग स्टार्ट करी, और मेरे साथ सपोज 2-3 और लोगों को है जिन्हें ड्रेस सिलना आता है या सिविंग का काम आता है, तो वो क्या करेंगे, मैंने एक छोटी सी अपनी कॉटेज इंडस्ट्री खोली, मतलब छोटा सा मैंने अपना बिजनेस खोला अपने घर में, वहां पे मेरे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो इतने ऑर्डर्स को मैं क्या नहीं कर सकती, फुलफिल नहीं कर सकती, तो मैंने 2-3 और लोगों को हायर कर लिया, और ये मैंने तब हायर किया जब मुझे वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई। अगर मुझे ही कुछ नहीं आता होगा तो मैं किसी और को कैसे अपॉइंट कर सकती हूँ, तो सेम यहाँ पे है। तो अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग भी दोगे, इससे भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है, इफ द चिल्ड्रन अटेंड द स्कूल्स, more buildings, teachers, staff will be required which will create employment। obviously रूरल एरिया में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो कहाँ नहीं जाते, वो स्कूल्स वगैरह में नहीं जाते हैं, तो लोगों को फोर्स करना चाहिए उन्हें स्कूल जाने में। अभी 100 बच्चे हैं
तो एक रूम हमें चाहिए होगा, चलो ठीक है बड़ा रूम है ये, 100 बच्चे आते हैं तो एक बड़ा रूम हमें चाहिए होगा। अगर 200 बच्चे अगर अभी आए तो हमें 2 रूम चाहिए होंगे। तो ये 2 रूम बनाने के लिए एक टीचर यहाँ पढ़ाएगी, एक टीचर यहाँ पढ़ाएगी, एक स्टाफ यहाँ चाहिए होगा, एक यहाँ चाहिए होगा। तो अगर एजुकेशन भी बढ़ता है, ठीक है, अगर लोग भी स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल्स की जो नंबर ऑफ स्कूल्स है वो बढ़ जाएंगे, मोर बिल्डिंग्स बढ़ानी पड़ेगी। अगर ऑब्वियसली बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो हम जैसे टीचर्स भी चाहिए होंगे, तो टीचर्स को भी अपॉइंट किया जाएगा। इसके साथ साथ और भी जो स्टाफ मेंबर्स है, जो प्यून्स है, रिसेप्शन में सुनील कोरियर आया है, जो रिसेप्शन में लोग चाहिए होंगे, तो इससे भी क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसीलिए बोला है कि बिल्डिंग्स को डेवलप करना है, और बिल्डिंग्स तब डेवलप होगी जब स्कूल्स डेवलप होंगे, टीचर्स चाहिए होंगे, स्टाफ चाहिए होगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो चाहिए होगी अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो इससे क्या होगा, आप देखिए एक सिर्फ बच्चों के स्कूल जाने से कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इफ दी हेल्थ सेक्टर इज इंप्रूव्ड, अगर हेल्थ सेक्टर इंप्रूव होगा तो क्या चाहिए होंगे, डॉक्टर्स चाहिए होंगे, नर्सेस चाहिए होंगे, हेल्थ वर्कर्स चाहिए होंगे। ऑब्वियसली अगर आप एक गांव में रहते हो, वहां पे 200 है, 500 लोग हैं, तो एक हॉस्पिटल से काम चल जाता होगा। बट अगर लोग ज्यादा हैं, ठीक है, और वहां पे फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है, पहले चलो अगर आप मलेरिया का इलाज अगर गांव में नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, शहर जाते थे, सिटी एरियाज में जाते थे काम करने के लिए। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि अगर हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जाएगा तो जो डॉक्टर्स है उन्हें कहां पे, गांव में भी जरूरत होगी। तो अगर डॉक्टर्स की जरूरत होगी तो नर्सेस की भी जरूरत होगी। अगर नर्स चाहिए होंगे तो बाकी के हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो क्लीनिंग सेक्शन में आते हैं, इन सब लोगों की भी जरूरत आपको पड़ेगी। इसलिए ये देखिए हेल्थ सेक्टर इंप्रूव होने से भी कितने सारे और ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयड हो सकते हैं। स्कूल से सिर्फ देखो बच्चों, सिर्फ आप लोगों के स्कूल जाने से कितने लोगों को जॉब मिलती है। तो डेफिनेटली हाँ, अभी नहीं जा सकते, बट जब जाओगे तो आप सोचिए कितने सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। सेम आपका हुआ हेल्थ सेक्टर, अगर हेल्थ सेक्टर बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, तो डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ, ये सभी लोग क्या हो जाएंगे, इनकी ज्यादा डिमांड होगी। और जो रूरल एरिया में लोग हैं उन्हें अपने आप जॉब मिलेगी। अब सपोज प्यून का अगर कोई काम है, क्लीनिंग सेक्शन का काम है, तो ये तो डॉक्टर्स नहीं करेंगे, ये तो कौन करेंगे, जो नियर बाई के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये क्लीनिंग का काम, मेड का काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो क्या होगा कि नियर बाई लोगों को जॉब मिलेगी। अब टूरिज्म एंड रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री शुड बी डेवलप्ड। अगर सपोज आप कहीं ऐसी जगह रहते हो जहां का टूरिज्म अच्छा है, जहां पे चीजें अच्छी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, आपको टूरिज्म अगर मतलब अगर बढ़ाया जाएगा तो उन लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। सपोज मैं ऐसी जगह रहती हूँ जहां पे बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, मतलब लोग वहां पे विजिट करते हैं, तो विजिट करने से अगर ऑब्वियसली लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, होटल्स का डेवलपमेंट होगा, चीजों का डेवलपमेंट होगा। तो ऐसी सारी चीजें मिला के क्या होगा कि कंट्री का ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फिर आता है आपका रीजनल क्राफ्ट। रीजनल क्राफ्ट में क्या होता है कि अगर सपोज लोगों को चीजें आती, कोई चीज है, राजस्थान की चूड़ियां बहुत फेमस है, घाघरे बहुत फेमस है, वहां का टूरिज्म भी फेमस है, इससे क्या होगा, जो क्राफ्ट वाली इंडस्ट्रीज है उसमें भी बहुत ज्यादा एंकरेज, मतलब हमें एंकरेज करना है। और उसके साथ साथ जो वहां के लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ओके, इफ टूरिज्म सेक्टर इज इंप्रूव्ड, अगर टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म हमें पता है जब बाहर से लोग आते हैं हमारे स्टेट में, ऐसा नहीं कि मैं अगर केरला से हूं तो मैं केरला में ही रहूंगी, नहीं, मैं राजस्थान भी जाऊंगी, इसे भी टूरिज्म बोलते हैं। तो अगर टूरिज्म सेक्टर इंप्रूव होगा हर साल,
we can give more than 35 lakhs of employment in the country। अगर हम टूरिज्म सेक्टर को भी इंक्रीज करेंगे और उसमें अगर सुधार लाएंगे तो 35 लाख से भी ज्यादा लोग जो कंट्री के हैं वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो आप देखिए और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो एम्प्लॉयमेंट में आप इंक्लूड कर सकते हो। ये सारे जो थे, ये देखिए, ये सारे जो थे वो बहुत बेसिक थे जो आपको डेफिनेटली बेटा ये देखिए 2 बार पूछा गया है, तो आपको कितने अच्छे से ध्यान रखना है। अब आप सुनिए, जब मैं पढ़ती थी तो ऐसे जब पॉइंटर्स होते थे एग्जाम्स में या जो क्वेश्चंस थे जिसमें पॉइंटर्स होते थे, तो मैं क्या करती थी, एक वर्ड को पूरे एक लाइन से एक वर्ड को याद रख लिया, गवर्नमेंट याद रख लिया और मनी याद रख लिया, तो मुझे वो तुरंत याद आ जाता था कि हाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ मनी था, तो वो बेटा आपको पूरा सेंटेंस वो अच्छे से याद हो जाएगा। डैम्स याद रख लिया इसमें, फिर इसमें मैंने याद रख लिया ट्रांसपोर्ट याद रख लिया, गवर्नमेंट, डैम्स, ट्रांसपोर्ट, तो आप वो पूरा क्या कर सकते हो, फिर उसे लिंक कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने बैंक्स याद रख लिया, यहाँ पे फिर आप देखिए सेमी रूरल लोकल इंडस्ट्रीज या जो भी है उन्हें प्रमोट करना चाहिए, वो मैंने याद रख लिया। कोल्ड स्टोरेज, जैसे ही आप कोल्ड स्टोरेज सुनोगे तो आपको पूरी स्टोरी याद आ जाएगी। ओके, अब आपको यहाँ पे हनी याद रख लिया, तो आपको पता है कि हाँ भी हनी कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट में मिलेगा। मेरे घर पे तो हनी बीज आएंगे नहीं, ठीक है, तो आपको कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट में मिलेगा। और सेकंड में कॉटेज इंडस्ट्री, फिर आपका आया वेजिटेबल्स याद रखो, वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके बाद चिल्ड्रन स्कूल्स, हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म, फिर हाँ इंप्रूव एवरी ईयर। तो ये कुछ ऐसे अगर आपने डैश भी कर लिया बेटा, मेरी बात मानो, ये चीजें आपको एंड तक याद रहने वाली है। जैसे ही आपके अगर क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया, डेफिनेटली आप उसे आंसर कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं हर रोज आपको लाइव मिलूंगी 4 to 5 अनअकैडमी के ऐप पे, जहां पे मैं सभी चीजों का एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। कोई भी क्वेरीज है आपको, आप ऑब्वियसली कमेंट तो कर ही सकते हो, बट अगर आपको वहां पे रिप्लाई नहीं मिलता है, आप कहाँ पे देखोगे मुझे, आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पे देखोगे, जहां मैं लाइव आपको पढ़ाऊंगी, डिस्कशन करूंगी, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगी। ओके, अब what are the elements और objectives of नरेगा स्कीम 2005? ये देखिए 1 2 3 4 4 बार कंटिन्यूसली से पूछा गया है। ओके, तो नरेगा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो रट ही लो आप। ऐसा होगा ना कि आए 1 लाइनर्स भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। नरेगा तो डेफिनेटली आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नरेगा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका आंसर। इट इज कॉल्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, NREGA। हम इंडियन शॉर्टकट्स में तो बहुत ज्यादा मानते हैं, इसीलिए तो पूरा इतना बड़ा नाम तो हम कैसे याद करेंगे, तो शॉर्टकट में हो गया वो नरेगा। और ये कब आई थी, 2005 में। ओके, अब इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एम्प्लॉयमेंट इतना देख लो, गारंटी एक्ट मतलब किसको गारंटी कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट को गारंटी कर रहा है कि हाँ भाई जो लोग नरेगा में आते होंगे उन्हें डेफिनेटली क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ओके, और ये एम्प्लॉयमेंट कौन देगा, हम देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो हमारी मेन गवर्नमेंट है इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने एक लॉ बनाया। और उसने क्या, हम जैसे कि हमें पता है हमारे पास राइट है, राइट टू वर्क। बहुत सारे ऐसे राइट्स है जो हमें दिए गए हैं, तो एक राइट उसमें से कौन सा है, राइट टू वर्क। अब राइट टू वर्क में क्या होगा, इन्होंने क्या देखा था कि हाँ भाई राइट टू वर्क जो कंट्री में एक लॉ ऐसा है, तो उन्होंने क्या किया, 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ये राइट अप्लाई किया। ओके, ये राइट इन्होंने अप्लाई किया कि हाँ भाई ये 200 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं इंडिया के जहां पे हम राइट टू वर्क का लॉ इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये इंक्लूड मतलब ये इतना ज्यादा चला, लोगों को जॉब मिली, लोग एंजॉय कर रहे थे नरेगा के थ्रू, तो वो एक्सटेंड कर दिया उन्होंने और 130 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब 200, एक सेकेंड,
ये हुआ आपका 200 प्लस 130, 0, 3 एंड 3 मतलब 330। पहले सोचा था 200 डिस्ट्रिक्ट में, पर उसका इतना ज्यादा फायदा हुआ गवर्नमेंट को, इतनी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली कि वो इंक्रीज होके हो गया 330। मतलब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि प्रायरली जो नरेगा की स्कीम थी वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लागू की गई थी, तो वो था आपका 200 डिस्ट्रिक्ट, और एक्सटेंड करके उसे कितनी और इंक्लूड किए गए, कितने और डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए, तो आपको पता होना चाहिए वो है 130 districts. Okay, अब the remaining district were brought under the act from 1st April. जो बाकी के थे उन्हें कब लाया गया था, उन्हें लाया गया था 1 अप्रैल 2008 में, और जो पहले वाले थे वहां पे पर्टिकुलर आपको 2005 दिया, मतलब उसके ही दरमियान हुआ होगा, ठीक है। बट जो रिमेनिंग थे, इसमें आपको बोला गया है रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो लोगों के ध्यान में लाए गए थे या एक्ट के अंडर लाए गए थे 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008। अब है इट इज स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमने देखा पहले ही कि ये किसने स्टार्ट किया था, अभी आप और मैं मिलके तो हाँ भाई कोई स्कीम ला नहीं सकते हैं कि हाँ भाई मेरे एरिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास क्या नहीं है, जॉब नहीं है, चलो मैं मस्ती एक्ट चालू कर देता हूं, मस्ती एक्ट में सब मस्त रहेंगे और काम करेंगे, तो ऐसा हम कर सकते हैं? नहीं, हम कोई एक्ट नहीं ला सकते हमारे इंडिया के लिए। तो जो सारा एक्ट है इट वाज स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो एक्ट जो था वो काम में लेके आए, मतलब उस पे उन्होंने खरे उतरे। अंडर नरेगा ऑल दोस हु आर एबल टू वर्क। अब नरेगा के अंदर क्या चीजें आती है, नरेगा में वो लोग आते हैं जो काम करना, मतलब जो काम कर सकते हैं एंड इन नीड ऑफ वर्क, और जिनको काम की जरूरत भी है, आर गारंटेड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट, और 365 डेज में से उनको 100 दिन गारंटी क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा, 1 साल में, 2 साल में नहीं, 1 साल में उनको मिलेगा गारंटी। गवर्नमेंट देती है कि मैं आपको गारंटी देती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपको 100 दिन काम दूंगी। अगर आपको पूछा वन लाइनर में कि व्हाट इज द गारंटी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर नरेगा स्कीम, यू नो वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय या वर्किंग ऑफ पीपल, तो वो कितने डेज है, वो है 100 डेज। ओके, तो वो है आपके 100 डेज। 100 डेज के दरमियान में, 100 डेज के अंदर जो लोग काम करते हैं, जिन्हें काम की जरूरत है, वो आपके आएंगे नरेगा स्कीम के अंदर। ओके, इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट, हर बार गवर्नमेंट भी प्रोवाइड नहीं कर सकती, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है या फेल हो जाती है एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने में, इट विल गिव, इट विल 5 अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इट विल गिव, सॉरी ये गिव आएगा, इट विल, एफ और जी साथ में था ना इसलिए वो 5 हो गया, बट ये गिव है, ठीक है। इफ एम्प्लॉयमेंट फेल्स, अगर सॉरी इफ गवर्नमेंट फेल हो जाती है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोगों को, इट विल गिव एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू दी पीपल। तो वो क्या करेगी कि जो इतनी देर वो अनएम्प्लॉयड थे, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑब्वियसली ये अनएम्प्लॉयड ही आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो था उनका कि वो काम उन्हें नहीं दे पाए, तो अगर काम नहीं दे पाए तो गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, उन लोगों को कुछ अलाउंसेस देगी, मतलब कुछ एक मिनिमम अमाउंट उनको हर महीने का या हर दिन का या ऐसे बोलो डिवाइड, मतलब स्पेसिफिक दिया जाएगा, ताकि एटलीस्ट वो अपनी लाइवलीहुड को क्या कर सके, कैरी ऑन कर सके। पहले तो ये वो यही ध्यान रखेगी कि हम लोगों को 100 दिन का तो काम जरूर दें। ओके, और अगर वो नहीं दे पाती है तो डेफिनेटली हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि वो अलाउंसेस देगी, मतलब कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा नहीं बट कुछ ऐसी बेनिफिट्स उनको लोगों को मिलेगी, एटलीस्ट वो अपने लाइवलीहुड को आगे ले जा सके।
The main aim of this act is to enhance the purchasing power of rural area. इसका सबसे बड़ा जो एम था, अगर आपको ये भी वन लाइनर में पूछे व्हाट वाज द मेन एम ऑफ नरेगा एक्ट 2005, तो इसका मेन एम ये था कि जो रूरल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनका क्या बढ़ जाए, उनका परचेसिंग पावर बढ़ जाए. परचेसिंग पावर मतलब कि चीज खरीदने की उनकी क्षमता बढ़ जाए. और रूरल में तो क्या इंपॉर्टेंट है, रूरल में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइवलीहुड. वो है खाना, उनका खाना पीना कपड़े. ठीक है, इतना ही अगर वो फुलफिल कर दे गवर्नमेंट तो दे आर हैप्पी. उन्हें कोई मूवीज नहीं जाना, उन्हें कोई होटल्स में नहीं जाना है, बस उन्हें 2 टाइम का खाना चाहिए. तो मेन एम नरेगा का ये था कि वो क्या कर सके, परचेसिंग पावर जो रूरल एरिया, जो छोटी जगह के लोग हैं उनका क्या कर सके, वो इंक्रीज कर सके. अब नरेगा से क्या इंपैक्ट पड़ा. ओके अगर आपको ये भी पूछा जाता है नरेगा से क्या इंपैक्ट पड़ा, जैसे कि हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो हमने देख लिए, और इंपैक्ट क्या पड़ा, तो इसका इंपैक्ट ये हुआ, सबसे पहले रिड्यूस द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन. एक सेकेंड, एक बेनिफिट जो ये मिला वो ये था कि जो लोग माइग्रेट होते थे, माइग्रेट मतलब मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो क्या हुआ, कम हुआ. क्यों, बिकॉज अब नरेगा से लोगों को गांव में ही काम मिल रहा था. तो अब अगर उन्हें गांव में ही काम मिल रहा है तो अर्बन एरिया में क्यों जाएंगे. और क्या प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगी, अर्बन एरिया की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी. अगर हम जहां हैं वहीं पे ही रहेंगे तो हम वहीं के ही हैं. बट अगर मुझे आज काम नहीं मिल रहा और मैं केरला में जाके बस गई तो केरला की पॉपुलेशन मेरी वजह से और 2-3 बढ़ गई. ठीक है ना, मैं जाऊंगी, मेरी पूरी फैमिली को लेके जाऊंगी, तो क्या हुआ, माइग्रेशन कम हुआ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो कम हो गई. अब देखिए नीचे दिया है, परचेसिंग पावर ऑफ पीपल इंक्रीज्ड. जो लोग वहां के थे उनका परचेसिंग पावर बढ़ गया. पहले वो सिर्फ एक टाइम का खाना खाते थे, ड्यू टू नरेगा स्कीम एटलीस्ट अब वो 2 टाइम का खाना खाते हैं, मतलब वो चीजें परचेस कर सकते हैं. और मेन चीज जो नरेगा देती थी वो थी कि ऑब्वियसली मैं मेरी ड्राइंग ना करूं, मैन और जो वुमेन था उनको क्या मिल रहा था, इक्वल वेज. इक्वल वेज मतलब, वेज हमने देखा था हमारे लेक्चर में, वेज मतलब होता है जो मिलता है डेली बेसिस पे. ओके, और सैलरी जो होती है वो मिलती है आपको मंथली. ओके तो क्या किया गया था, जो मैन है या वुमेन है डजंट मैटर, सिर्फ एक चीज मैटर करती थी, उनके वेज, और वो दोनों को क्या दिए जाते थे, इक्वल ही दिए जाते थे. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. ओके अब वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज. अब वुमेन की पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज हुई कि पहले तो वो कहां तक रहती थी, पहले तो वो घर तक सीमित रहती थी, बट अब उन्हें ऐसी दिन के अगर 100 रुपए कमाने को भी मिल रहे हैं तो क्या करते थे, वो जाके नरेगा में काम करते थे. तो इससे क्या हुआ, जो घर की लेडीज थी वो ज्यादा से ज्यादा काम करना उन्होंने चालू किया. इंक्रीज इन एनवायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल. अब लोगों के पास पैसे थे तो ऑब्वियसली वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि हमारे बच्चे क्या जाए, स्कूल जाए. तो जब वो ऐसा हुआ तो उनकी स्कूल में बच्चों की जाने की जो रेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. इंक्रीज इन एनवायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, स्टूडेंट्स जो थे वो स्कूल में अब बढ़ गए. इंप्रूवमेंट इन रूरल एनवायरमेंट, जो रूरल का एनवायरमेंट था वो अच्छा हो गया था. कैसे कि अब लोग बच्चे स्कूल जाते थे, एक एजुकेशन का माहौल आया, लोग बिजी रहते थे, झगड़े जो गलत चीजें वहां पे की जाती थी वो चीजें इंप्रूवमेंट हुई थी. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बिल्कुल कम हो गई थी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट चीजों में एनवायरमेंट, वहां के एनवायरमेंट में, लोगों के रहने में, या फिर बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ था. ओके, बैकवर्ड क्लास पीपल स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग. बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, वो भी अपना कुछ हिस्सा करने लगे, वो भी कुछ काम करने लगे. तो इससे जो बैकवर्ड वाले लोग थे उन्हें भी अच्छा लगा कि यस वी आर ऑल्सो गिवन अपॉर्चुनिटी टू वर्क.
तो ये जो कास्ट के बेसिस पे जो बाइफिकेशंस होती थी ये एकदम से खत्म हो गई। सबसे पहले तो सैलरी पे ही खत्म हो गई। अगर मैं आई बिलोंग टू अ लोअर कास्ट और मुझे 50 मिलता है, समवन हु इज बिलोंग टू हायर क्लास उसे 100 मिलता है, तो बाइफिकेशन तो यहीं से ही शुरू हो गई। बट नरेगा में ऐसा था ही नहीं। आप कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, कोई भी सेक्स, कोई भी रिलीजन, कहीं के भी हो, यू विल बी पेड इक्वल। ओके, तो ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो सॉल्व हुई। हेल्प इन इंक्रीजिंग द वेज रेट एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हमने देखा वेज रेट उनकी इंक्रीज हुई और लोगों का वहां पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट, रिलीफ फ्रॉम मनी लेंडर्स। अब रिलीफ फ्रॉम मनी लेंडर्स में क्या आएगा, इसमें ये आएगा कि जो लोग थे जो पहले काम नहीं कर सकते थे, मतलब उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो क्या लेते थे, जो गांव के जमींदार थे, जो बड़े लोग थे, उनसे पैसे लेते थे। तो वो क्या करता था, वो इनको पैसे तो ऑब्वियसली देता था, बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI, मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो उन्हें पैसे देते थे और बाद में वो उन्हें लूटते थे। तो अब क्या हुआ, नरेगा की वजह से उनके पास पैसे हो गए। तो अगर उनके पास पैसे हो गए, एक सेकेंड, अगर उनके पास पैसे हो गए तो अभी उन्हें मनी लैंडर से लेने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? बिकॉज अब उनके पास इतने पैसे थे कि वो अपना खर्चा उठा सके। तो उन्हें मनी लैंडर्स से रिलीफ मिली, एक शांति मिली कि चलो भगवान, अब मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इतने मिल जाते हैं कि एटलीस्ट आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली। तो ये कुछ देखिए कितने पॉजिटिव इंपैक्ट से नरेगा की स्कीम से। अब जो एक ये तो बस मुझे पता है देख के ही, इसमें तो सब आप पूरा ही ध्यान दोगे, ये इतने सारे साल जो इसमें है, 11, 12, 10, 13, 15, 18, 19 ही बाकी था, तो 19 में नहीं आया तो 20 में तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को हमने देखा था, तो ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा आता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड। हाउ एम्प्लॉयज गेट प्रोटेक्टेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो वहां पे लोग काम करते थे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिले। तो सबसे पहले आप देखिएगा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। डिवीजन ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड। अब हम देखेंगे ये 2 एग्जाम्पल से, जिसमें आपको पूरा आंसर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है कांता। कांता कहाँ काम करती है, आप देख सकते हो, लैपटॉप है, फाइल्स है, अच्छा एक कैबिन है। तो ये कहाँ काम करती है, ये घर में तो काम कर नहीं होगी, शी इज वर्किंग इन एन ऑफिस। और ऑफिस क्या है आपका, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। और यहाँ पे देखो हमारे अंकल कमललाल, चमनलाल, कमललाल जो भी है, हाफ चड्डे में मस्त बैठे हैं कुर्सी पे, इतने सारा सामान लेके। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। मस्त राम की दुकान। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सेम ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको डिट्टो पढ़ूंगी, ताकि एक एक चीज आपको इसकी ध्यान रहे। ओके, फिर मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूंगी। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, जैसे कि हमने देखा कांता कहाँ काम करती है, कांता ऑफिस में काम करती है। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 टू 5:30। अब उसका एक पर्टिकुलर टाइम है कि वो 9:30 बजे आती है और 5:30 बजे जाती है। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली, उसे उसी सैलरी रेगुलरली, सैलरी बोला है रेगुलरली बोला है, सैलरी मतलब मंथली, रेगुलरली मतलब हर मंथ उसको उसकी सैलरी मिल जाती है। शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड, उसे प्रोविडेंट फंड भी मिलता है एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि हमें पता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं उन्हें पीएफ मिलता है, मतलब कुछ पार्ट गवर्नमेंट काटती है, कुछ पार्ट कंपनी काटेगी और सेम पार्ट जो गवर्नमेंट है वो उस एम्प्लॉय के नाम से, मतलब नाम पे उसके जमा होता रहता है। शी ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, अगर वो बीमार पड़ती है तो उसे मेडिकल अलाउंसेस में मिलता है, और भी बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस है जो कांता को मिलते हैं। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज, अब ऑब्वियसली काम करती है तो संडेज को नहीं जाती, क्योंकि संडेज को तो कोई काम नहीं करता है। ओके, तो अब वो संडेज को ऑफिस नहीं जाती है। दिस इज अ पेड हॉलीडे। अब
पेड हॉलीडे क्या होती है बेटा? पेड हॉलीडे वो हॉलीडे होती है कि आप जिस दिन अगर नहीं भी जाओगे तो यू विल बी पेड फॉर दैट डे। संडेज को वो नहीं गए, फिर भी उसकी सैलरी संडे की नहीं कटी, उसको सैलरी मिली। When she joined work, she was given an appointment letter. तो जब उसने ज्वाइन किया था काम तो उसको क्या मिला? एक ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर मिला जिसमें डेट लिखा, टाइम लिखा कि आप यहाँ से यहाँ तक करोगे, आपकी ये अमाउंट है जो पे की जाएगी। तो ये सारी चीजें उसके अंदर थी। स्टार्टिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, सारे टर्म्स और कंडीशंस जो थे वो इसमें उसके दिए हुए थे। अब नेक्स्ट है कमल। कमल को थोड़ी भूलेंगे, कमल को भी याद रखना। आप देखते हैं कमल को क्या मिलता है। कमल इज अ कांताज नेबर। अभी चलो हमने यहाँ पे देखा है कि वो कमल क्या है, वो कांता का पड़ोसी है, ठीक है, ऑफिस के बाजू में ही होगी कोई दुकान। ही इज डेली वेज लेबर। डेली वेज, देखिए वेज मतलब डेली बेसिस पे उसे मिलता है। इस नियरली ग्रोसरी शॉप है उसके वहां पे, वो वहां पे काम करता है। ही गोज टू शॉप एट 7:30। वो 7:30 बजे जाता है मॉर्निंग में और रात को 8 बजे तक क्या करता है? 8 बजे तक वो वहां पे काम करता है। ही इज नॉट पेड, सॉरी, ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम वेजेस। मतलब वेजेस के अलावा उसे और कोई अलाउंस नहीं मिलता। ही इज नॉट पेड फॉर डेज ही डज नॉट वर्क। अगर वो एक दिन नहीं गया तो उसे क्या नहीं मिलता है? उस दिन का कोई सैलरी नहीं मिलती है, मतलब उसे कोई पेड हॉलीडेज नहीं है। अगर वो उसे कोई फॉर्मल लेटर, ओ छोटू इधर मैंने तुझे लगा लिया, तो वो कोई लेटर देते हैं? नहीं। तो ऐसा कोई फॉर्मल लेटर कमल को नहीं मिला और उसके साथ साथ उसे कोई पेड हॉलीडेज नहीं मिली। अगर वो किसी दिन अगर उसके मालिक ने बोला चल आज तू यहां से निकल जा, तेरी जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली उसे निकलना पड़ेगा। मतलब उसका आने का जो आया उसका, और जब कभी भी उसे निकाल सकते हैं। मतलब उसकी जॉब जो है वो क्या नहीं है? वो सिक्योर नहीं है। और कांता तो स्मार्ट है, तो उसने कहाँ काम किया? उसने ऑफिस में काम किया जहां उसकी जॉब सिक्योर्ड है। अब आपको पता चला कि अब देखिए अगर हम कंपेयर करें तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सब चीज टाइम टू टाइम होती है। टाइम है आने का, जाने का, काम करने का, पेड हॉलीडेज मिलती है और अदर बेनिफिट्स मिलता है। दूसरी साइड कमल को देखिए, कमल को कोई आने का टाइम नहीं है, कोई जाने का टाइम नहीं है। वो अगर एक दिन छुट्टी मारेगा तो उसकी उस दिन की पगार कटेगी। क्यों? बिकॉज वो डेली बेसिस पे उसे फिक्स किया गया है और कांता को फिक्स किया है मंथली बेसिस पे। तो अब आपको पता चला कि ये दोनों इक्वल नहीं है। बहुत सारी, अब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप किसमें? कमल बनोगे? नहीं, आप क्या बनोगे? आप कांता बनोगे। ओके, तो अगर इसमें इसीलिए ये मैंने आपको यहां इसीलिए समझाया है कि जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा बच्चा कि ये इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ओके, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सबसे पहले आपको मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, जिसमें आपका एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स है, एक एक मंथ फिक्स है कि हाँ भाई मैं जैन से चालू कर रहा हूँ, दिसंबर तक आप यही हो। तो आपको कहीं वो नहीं निकाल सकते, बिकॉज उन्होंने आपको क्या दिया है? उन्होंने आपको एक लेटर दिया है। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स क्या होते हैं? फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं। 5:32, सॉरी क्या टाइम दिया था इसमें? सपोज हम सजेस्ट करते हैं 32, 10:32, 5:30, ये इसका फिक्स टाइम है। इससे ना वो पहले आ सकती है। अगर उसने 8 बजे आके काम शुरू किया तो ऑफिस से कहाँ आएगी? ऑफिस ही बंद होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम है जो क्या किया गया है? इसे अलॉट किया गया है, फिक्स किया हुआ है। ओवर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, अगर वो ओवर टाइम पेमेंट, अगर वो उसने 5:30 तक का टाइम और उसने 7:30 तक काम किया, मतलब उसने क्या किया? कुछ एक्स्ट्रा काम किया। तो अगर उसने एक्स्ट्रा काम किया मतलब उसको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेटर, बेटा अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है? ये एक प्रूफ होता है कि आप इस कविता, ठीक है, मैं मेरे ही नाम से कविता प्राइवेट लिमिटेड, कविता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं जॉब करता हूं। तो मैंने आपको अपनी मस्त साइन के साथ लेटर दिया जिसमें सारे टर्म्स थे, सारे कंडीशंस थे। तो अगर मैंने कुछ भी प्रॉब्लम करी तो आप डायरेक्टली आप मुझे सू कर सकते हो। देखो मैडम ने तो मुझे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था बट मुझे 2 महीने में ही निकाल रहे, जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं है। तो अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है? ये प्रूफ होता है दैट यस आई एम वर्किंग विद अ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके,
टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, टाइम टू टाइम सैलरी या वेजेस जो भी डिसाइड की गई होगी वो दी जाती है। ओके जॉब सिक्योरिटी मिली, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में फिक्स वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम पेमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर मिला, टाइमली पेमेंट मिली। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स है जो कहाँ मिलते हैं, जो मिलेंगे आपको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अब आपको यहाँ पे क्या था, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने के फायदे हमने देख लिए। आई एम सॉरी, ठीक है, ये सारे क्या थे, बेनिफिट्स थे। अब सिक्योरिटी, क्या क्या मिलता है उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, रजिस्टर विद गवर्नमेंट। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होती है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होती है। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैंने कोई भी पंगा किया तो आप डेफिनेटली यू कैन सू मी। ओके तो सेम इसमें बोला गया है कि एस वी नो कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होती है, तो उनको हर चीज का ध्यान देना है। और गवर्नमेंट के भी कुछ काम है जो कंपनीज को क्या करना है, फुलफिल करने हैं। तो सबसे पहले उनको क्या करना है, गवर्नमेंट के साथ उन्हें अपनी कंपनीज को क्या करना है, रजिस्टर करना है। फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट के क्या करने हैं, जो कंपनीज है उन्हें रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो उन्हें क्या करने हैं, फॉलो करने हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। तो ये भी एडवांटेजेस हैं। ओके अब सोशल सिक्योरिटी क्या है, सोशल सिक्योरिटी मतलब हमारे लिए क्या सिक्योरिटी दी गई है, पेड लीव। अगर मैं एक दिन स्कूल में नहीं जाऊं या एक दिन किसी ऑफिस में नहीं जाऊं तो मुझे उस दिन की सैलरी मिलेगी। तो मेरी वो क्या है, पेड लीव है, मैंने छुट्टी मारी बट मुझे उस दिन की सैलरी मिली। सेकंड है सिक लीव, सिक लीव में मतलब मैं बीमार पड़ गई तो मैं जा नहीं पाई, और अगर मैं जा नहीं पाई तो मुझे क्या मिली, उस दिन की सैलरी मिली। तो ये था आपका सिक लीव, तो इस दिन भी मुझे मिला, तो ये भी एक सिक्योरिटी है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड मतलब थोड़ा सा पार्ट आपका कंपनी काटेगी, थोड़ा सा पार्ट गवर्नमेंट काटेगी, और ये दोनों मिलके आपको क्या मिला, एक लमसम अमाउंट मिलेगा। ऑब्वियसली ये भी फायदा है, और ये सभी जो भी लोग कंपनीज में काम करते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है उन सबको पीएफ मिलता है। फिर आया मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट में क्या होगा कि अगर कोई भी मुझे बीमारी हो जाती है या कुछ भी होती है तो ये एक सिक्योरिटी भी मिलती है कि जो भी खर्चा होगा वो ऑर्गेनाइज्ड वाले लोग उठाएंगे, मैं नहीं उठाऊंगी, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर देयर कंपनी। ओके और बहुत अच्छी है। तो ऑब्वियसली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, पेंशन करनी है, रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा, हाँ चलो मैडम ने हमें 60 इयर्स तक पढ़ाया, कहीं अच्छी जगह काम करते हैं, तो 60 इयर्स के बाद मैडम कैसे अर्न करेंगे, तो मैडम ने अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अगर मैडम जुड़े हुए हैं तो बाद में मैडम को भी कितने 10 लाख रुपीस का क्या मिल जाएगा, पेंशन मिलेगी, हर महीने भी मिल सकती है, साथ में भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये वो कुछ बेनिफिट्स थे जो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए हो तो आपको मिलेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर, ये भी आपको पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको बताती हूं, ये आपको 2013 में पूछा हुआ है, मैं यहाँ पे 13 में पूछा हुआ है। सबसे पहले इट इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। एज वी नो पब्लिक मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी चीज है जिसपे किसका हमारा हक नहीं होता, हम गार्डन में जाके कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, नहीं, वो किसका है, गवर्नमेंट का है। तो इसका जो पूरा कंट्रोल है वो किसके हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। ओके द मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू पीपल, तो इसका सबसे बड़ा मेन मोटिव है कि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे, मतलब लोगों को अपना सर्विस दे, जो लोगों के लिए है। जैसे कि गार्डन में कोई चीजें नहीं देता, वो आपको सर्विस देते, वहां झूले होते हैं, आप वॉक कर सकते हो, तो ये क्या है, कुछ बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट आपको देती है। Activities in public sector is guided by the social objective like equal distribution of resources, ध्यान देती है पब्लिक, क्या काम करती है कि जो रिसोर्सेस है उसे इक्वली डिवाइड किया जाए, जो वेल्थ है वो इक्वली डिवाइड की जाए। ऐसा नहीं है कोई एक स्टेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दूसरा नहीं बढ़ रहा है, नहीं, जो भी बेनिफिट्स है वो इक्वली डिवाइड किए जाए।
डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, गवर्नमेंट ये भी करती है, जो बैकवर्ड एरियाज है उन्हें डेवलप करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, आगे बढ़ पाए और उनकी पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लोगों को हेल्प कर दी ताकि वो कुछ काम कर पाए, अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज कर पाए। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, और वो क्या करे, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को जनरेट करे कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें। बेटा अगर लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो जो कंट्री है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है, सुधर जाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर में कौन कौन आते हैं, रेलवे आते हैं। क्या आपने अंबानी रेलवे सुना है? नहीं, हमेशा क्या है, इंडियन रेलवेज है। वो किसके हाथ में आती है, वो पूरी की पूरी आती है आपकी गवर्नमेंट के हाथ में। डिफेंस हो गया, अब मैं बोलूं हाँ भाई मुझे तो आता है चीज, तो मैं क्या बंदूक बना के खड़ी हो जाऊंगी? नहीं, ये भी किसके हाथ में आता है, ये आता है आपके गवर्नमेंट के हाथ में। एयर इंडिया हो गया, देखिए सिर्फ एयर इंडिया, अभी तो बहुत सारी प्राइवेट आपको एरोप्लेन मिल जाती है बट हम बात करें एयर इंडिया की। LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऐसा ही कुछ है ना, ये शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पोस्ट ऑफिस हो गया, ये वो सारी चीजें हैं जो किसके हाथ में आती है, जो आती है आपके गवर्नमेंट के हाथ में। ओके, अब रोल्स क्या क्या है आपके पब्लिक सेक्टर में, ये देखिए मैंने यहां लिखा है 2013 में पूछा गया है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एक्टिविटीज, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए या गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसे क्या करती है, इंक्रीज करती है। कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी तो बहुत सारा बेटा काम बढ़ जाएगा। अगर सपोज विलेज में रोड्स अच्छे हो जाते हैं, वहां का सब मतलब ऑब्वियसली रोड्स अच्छे हैं तो जो प्रोडक्शन होता है वो इजिली मार्केट तक पहुंच जाता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो गवर्नमेंट क्या करी, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना रही है, गार्डन्स बना रही है ताकि लोगों का स्ट्रेस कम हो। तो ये वो सारी चीजें हैं जो क्या की गई है उसके अंदर, जो गवर्नमेंट है वो काम करता है। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, जो पिछड़े जो लोग होते हैं एरिया के, उनके ऊपर काम करिए, उनके ऊपर डेवलपमेंट कर रही है ताकि वो लोग भी आगे बढ़े, इंप्रूवमेंट होए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़े। तो ये सारी जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट उस पर काम करती है। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज में हॉस्पिटल, एजुकेशन, फेयर प्राइस गुड्स जो भी होते हैं। फेयर प्राइस गुड्स मतलब कि आप क्या करो, मार्केट से गवर्नमेंट का एक राशन शॉप होता है जहां पे जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, BPL के लाइन के जो नीचे आते हैं, उन्हें फेयर प्राइस में मतलब सस्ते दामों में उन्हें क्या मिल जाते हैं, वीट, राइस, पल्सेस, ये सारी जो चीजें होती है वो उन्हें मिल जाती है। बेसिक फैसिलिटीज क्या होती है कि हाँ भी हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशन हो गया। अगर इनके ऊपर भी अगर अभी आप देखोगे कि जो छोटे गांव के लोग होते हैं या जो छोटा गांव होता है वहां पे भी आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पे भी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो लोगों को प्रोवाइड की जाए। ओके, कलेक्ट टैक्सेस मनी इन लार्ज अमाउंट फ्रॉम पीपल विच इज नॉट ए इजी टास्क। यस, हम जैसे लोग बहुत सारे जो टैक्सेस भरते हैं इनके लिए भी उन्हें लोग चाहिए होंगे कि हाँ भाई मुझे पैसे कलेक्ट करना, तो ये कोई आसान टास्क नहीं, इतने सारे लोगों से पैसे लेना। और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो हमारे ही यूज के लिए बेनिफिट, मतलब हमारे ही बेनिफिट के लिए वो यूज करती है। हाईवेज अच्छे बनाते हैं, पब्लिक गार्डन्स बनाते हैं, अच्छी जो सैनिटरी की चीजें होती है या बोलो जो प्लेसेस होती है, बाथरूम्स हो गए, जो क्लीनिनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो गवर्नमेंट, ये वो सारे काम है जो गवर्नमेंट हमारे लिए करती है। ओके, अब हमने यहाँ पे देखा ये सारे रोल्स हैं, ये सारी जो मैंने आपको ये पूरा बताई, ये पूरा क्या था आपका मीनिंग था पब्लिक सेक्टर का। और ये सारे रोल्स थे जो क्या करते थे, गवर्नमेंट काम करती है हमारे लिए, पब्लिक के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ पे मैं अनअकैडमी ऐप पे रोज लाइव जाती हूँ 4 to 5, जहां पे मैं सभी चीजों का ऑनलाइन डिस्कशन करती हूँ। MCQs का जो भी डाउट्स है, जो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं तुरंत आपको आंसर देती हूँ। और हम सब मिलके एक ही चीज कहेंगे दैट यस वी विल क्रैक 10 CBSE एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स एंड अवर टारगेट इज 95%। बस आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, कोई चीज आपको ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आए। इनकेस अगर कुछ
ऐसा होता है कि आपको चीजें नहीं पता चल रही है, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा, वहां पे आप पूछेगा कि मैडम इसका क्या था, डेफिनेटली आई विल आंसर यू देयर, और वहां पे हम वन लाइनर्स और एमसीक्यूज तो सॉल्व करते ही हैं। ओके, टू प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कुछ भी हो आप बताइएगा, बट लाइक जरूर बनता है आप लोगों का, आप लोगों के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है। कमेंट जरूर करेगा, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली आपने कर लिया होगा। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट, अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे, अगर अभी 1 साल का नहीं तो 6 मंथ्स का ले लो, अमाउंट बहुत ज्यादा नॉमिनल है बच्चा। तो आपको क्या कोड यूज करना है, कोड यूज करना है KAVITA, तो आपको एडिशनल क्या 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड यस, डू हिट द बेल आइकन ताकि आपको हर नोटिफिकेशन इजीली मिले, और डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम